हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी में आपको एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 1 पढ़ाने वाली हूँ। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल कैसे हुई। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका चैप्टर का नाम भी लिखा है कि हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन जो हुए, जो पहले, हाँ, जो प्राचीन काल में, जो अब में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी पड़ताल कैसे हुई, उनके बारे में कैसे पता चला। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है और क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप आगे पढ़ेंगे और एक अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, आपका आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं आपका सारा जो है एक एक करके कवर करा रही हूँ। मैं क्लास 6 का हिस्ट्री, ठीक है, आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरा पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं हम एक एक कर करके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये चैप्टर बहुत लंबा है। तो आपका देखिए क्लास 7 में क्या है ना कि आपकी हिस्ट्री चैप्टर बहुत है ना, लॉन्ग लॉन्ग है। ठीक है, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे पूरा पढ़िएगा, वरना मैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं उसको हाईलाइट करते हुए मतलब आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हजारों वर्षों में जो भी परिवर्तन हुए हैं उनकी पड़ताल कैसे हुई। अरब अरब भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, उनका नाम था अल इद्रिसी। ठीक है, उन्होंने 1151 में दुनिया के मानचित्र में पहली बार भारत की स्थिति को दर्शाया है। ठीक है, इस मैप में सबसे पहले, ठीक है, इन्होंने ही, हाँ, बड़े मैप का एक एक हिस्सा है और इन्होंने दुनिया में पहली बार भारत की स्थिति को दर्शाया है। कौन? अल इद्रिसी ने। ठीक है, कब कब क्या करवाया था? 1154, ये बहुत साल पहले की बात है। ठीक है, और उसके उसके बाद क्या हुआ कि ये भारतीय उप महाद्वीप को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ से देखिए लिखा है भारतीय उप महाद्वीप को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। ठीक है, अल इद्रिसी के मैप में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे। ठीक है, मतलब ये सबसे पहला मैप है जो कि बनाया गया था और इसमें जो साउथ वाला पोर्शन है वो वहां है, हाँ, जहां आज हम प्रेजेंट टाइम में भारत में, ठीक है, हम हमारा जहां पर उत्तर है, ठीक है, उत्तर है, वहां पे उनका उस टाइम, बहुत पुराने टाइम, पूरे प्राचीन काल में दक्षिण भारत हुआ करता था। और श्रीलंका का जो द्वीप है वो ऊपर के तरफ था। ठीक है, जगहों के जो नाम थे वो अरबी में थे और कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर उत्तर प्रदेश का कन्नौज। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे चेंजेस हुए। सब सब नाम जो हैं वो बहुत ही, मतलब कि अरबी फारसी में थे, लेकिन कुछ कुछ नाम भी पहले के टाइम जो ऐसे हैं, हाँ, जो कि आज भी उनके नाम में वही हैं। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का कन्नौज। ठीक है, मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। इस कालावधि में उप महाद्वीप के बारे में सूचना, हाँ, काफ़ी बदल गई है। ठीक है, यह मैप हमें ज़्यादा परिचित समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब इस मैप के कंपैरिजन में ये मैप हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। देखिए इसमें क्या है कि विशेष कर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरा देकर आश्चर्य होता है। यूरोप के जो नाविक थे, व्यापारी, अपने समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये है आपका मैप कि इसका आरंभ कब हुआ था और किसने करवाया था। ठीक है, तो हम लोग का देखिए ये आपके सामने है, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम मेन टॉपिक पे आपका चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, नई एवं पुरानी शब्दावली। शब्दावली में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है कि समय के साथ साथ विभिन्न भाषाओं की शब्दावली और अर्थों में अनेक बदलाव हुए हैं। ठीक है, अनेक बदलाव हुए हैं। कौन कौन से इससे बदलाव हुए हैं? देखिए, मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। ठीक है, यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, बल्कि शब्दों के अर्थ में भी बदल गए हैं। ठीक है, तो ये आपका परिवर्तन हुआ है नई और पुरानी शब्दावली में। और सबसे पहली बात कि देखिए एक और चीज़ है कि यहाँ पे हिंदुस्तान शब्द ही आप लीजिए, तो हिंदुस्तान में, हाँ, क्या क्या हुआ है कि देखिए राष्ट्र जो है, राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार, हाँ, मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, उसका आशय यह है कि पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कि
देखिए ये है आपका 16वीं सदी। यहाँ से देखिए 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया था और उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का मतलब कि एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक है, वर्णन किया था। ये देखिए यहाँ से आपका ये आपका है, ठीक है। कवि अमीर खुसरो ने शब्द हिंद के ही कुछ समान हिंद के समान ही कुछ था, ठीक है। और बाबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ से पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे जो हाँ जो कि आज हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। अगर हाँ सपोज कीजिए कि हम लोग उपयोग कर रहे हैं विदेशी विदेश, ठीक है, तो उससे हम लोग यही हम लोग वो करते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक मतलब कि इंडिया से बाहर, ठीक है, विदेश में, हाँ, जो कि कंट्री के बाहर है, तो इसको हम लोग विदेशी कहते हैं। आज इनका अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति जो भारतीय न हो और मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता है, ठीक है। तो आज इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है वो विदेशी हो गया, ठीक है। तो पहले के टाइम में और अब के टाइम में अर्थ जो है वो बहुत ही चेंज हुआ है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता है, किंतु एक ही गांव में हाँ रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। इसमें से देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए इस काल के खंड के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। सिक्के, अभिलेख, स्थापत्य और एवं लिखित सामग्री की संख्या और विविधता बढ़ गई है, ठीक है। ये है इसके स्रोत। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये इसके स्रोत हैं। ये भिन्न है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि आपने गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। आपने क्लास 6 में हाँ आपने इन्हें गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पे 700 से 1750 ईस्वी तक के 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना हम लोग 1000 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बस इतना ही आपका इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन एवं उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका? पांडुलिपि का। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ एवं मंदिर पांडुलिपियां एकत्र किया करते हैं, ठीक है, और उसे पुस्तकालयों में और अभिलेखागारों में रखा जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया पांडुलिपि से क्या होता है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि पांडुलिपि क्या होता है, रिकॉर्ड रखते हैं। ये देखिए हैं, ये अपना पांडुलिपि का मतलब उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए उन उन दिनों में, ठीक है, छापे खाने तो थे, ठीक है, छापे खाने थे जहाँ पे छपाई होती थी, लेकिन इसलिए लिपिक या नकलवीस ने हाथ से ही पांडुलिपि का प्राकृतिक बनाते थे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उस टाइम छापे खाने तो थे, ठीक है, थे ही नहीं वहाँ उस टाइम छापे खाने नहीं थे, मतलब कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं होता था, इसलिए हाँ पांडुलिपि का उपयोग लोग करते थे। ये आपका हो गया। ये देखिए इसके मोटे मोटे अक्षर होते हैं। देखिए देखिए यहाँ से लिखा है ना, पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में ही कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक मोटे मोटे फेर बदल करते रहते हैं, ठीक है। ये है हो गया आपका पांडुलिपि। इसमें से और क्वेश्चन आपका आता है नहीं। यहाँ से आप थोड़ा सा देख सकते हैं। हम लोग अब इस टॉपिक पे चलते हैं, नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूह। देखिए इसमें से आपको क्या पढ़ना है। देखिए नए प्रौद्योगिकी जैसे सिंचाई में राहत, कटाई में चरखे, युद्ध में आग्नेय और बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होता था, ठीक है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए सन 700 से 1750 के बीच में हजारों हजारों वर्ष पहले का जो अध्ययन हुआ, ठीक है, उसमें इतिहासकार को बहुत भारी चुनौती मिली, ठीक है। क्या कि इसे पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। परिवर्तन कौन कौन सा हुआ? सिंचाई में, राहत, कटाई में,
युद्ध में, हाँ, बारूद वाले हथियार, तो ये सब का बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और उपमहाद्वीप में, हाँ, नए तरह का खान पान भी आया। कौन कौन सा खान पान आया? आलू आया, मक्का आया, मिर्च आया, चाय आया और कॉफी आया। ठीक है, ये परिवर्तन हुए। अब यहाँ से देख लीजिए, हाँ, आपका परिमाण स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। इस काल को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का काल भी कहते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं कि अवसर की तलाश में लोग झुंड बना के दूर दूर की यात्राएं करते थे और इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपने भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। यहाँ से हम देख लेते हैं कि इनमें से कुछ ऐसे समुदाय थे जो राजपूत थे, जिनका नाम राजपुत्र था, मतलब राजा का पुत्र। ठीक है, 18वीं से 14वीं, 8वीं से 14वीं, मतलब ठीक है, 8वीं, ये 8वीं से 14 सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय थे। ठीक है, ये उनके लिए राजपूत का मतलब ये होता था कि जो क्षत्रिय होते हैं वो राजपूत होते हैं। ठीक है, राजपूत शब्द के लिए केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो उप महाद्वीप के अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। अवसर अवसर का लाभ कौन कौन करता था? मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ भी आदि समूहों ने भी इसका लाभ उठाया है। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासी जो थे वो मजबूत होकर अपना स्थान उनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, पर्यावास क्या होता है? मतलब कि अपना एक जगह से किसी और जगह अपना सब कुछ छोड़कर चले जाना पर्यावास कहलाता है। अब यहाँ से देखिए, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिमाण स्वरूप किसान के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर जो है वो उभरना स्टार्ट हो गए। आपका इसमें इतना ही आपका इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं क्षेत्र और साम्राज्य। ये क्या है? देखिए, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन जो बलवंत थे वो, उनका जन्म हुआ था 1966 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1287 में। की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति को उसे एक विशाल साम्राज्य का शासन बताया गया, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम के अफगानिस्तान तक फैला हुआ है और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत के में भी आता है। गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात और आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए लोग उसकी सेना के आगे पलायन करते थे। ठीक है, उसकी सेना के आगे लोग पलायन करते थे। ये हो गया आपका। देखिए, इतिहासकार विजय अभियान के ये देखिए यहाँ से भाई, भाषा एवं क्षेत्र। ठीक है, भाषा एवं क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुआ है? देखिए, चैप्टर थोड़ा सा आपका लंबा होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब आपको डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक एक वीडियो को पढ़िएगा, देखिएगा, उसका नोट्स तैयार कीजिएगा और पूरे वीडियो का बर्डन एक दिन में एकदम मत पालिएगा। हर एक दिन वीडियो को आप लोग सीन कीजिए, वॉच कीजिए और उससे नोट्स बनाइए, तो इससे आपको आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इस हाँ, देश के हर क्षेत्र में एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी और द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजराती, तमिलनाडु, गौड़ी, अवधी, ये सब आपके इतने भाषा बोले जाते हैं भाषा और क्षेत्र में। देखिए, अब ये सब जो है ये सब आपके सामने है। देखिए, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये सारे टॉपिक हैं, लेकिन आपका जो मेन चीज़ है मैं उसी को आपका हाईलाइट करके चलूँगी। अब आपको पढ़ना है पुराने और नए धर्म। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको क्या क्या परिवर्तन देखने के लिए मिला है पुराने और उसमें नए धर्म के बीच में। यहाँ से देखिए, आपको पढ़ना है कि परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। देखिए, इतिहासकार ने जिन हजार साल पहले की पड़ताल हम कर रहे हैं, ठीक है, उसके उसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही अवैयक्तिक स्तर पर हाँ, होती थी। किसी 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 दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रातः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी।
ये आपका हो गया। अब देखिए आज हम ऐसी हिंदू हाँ, आज हम हिंदू धर्म कहते हैं। और वो भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन परिवर्तन कुछ कुछ थे। नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं मंदिरों का निर्माण हुआ, समाज में पुरोहित पुरोहितों के रूप में कौन आया, ब्राह्मण आए और उनकी महत्ता बढ़ी। संस्कृत ग्रंथ के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर हुआ और इनके संरक्षक थे कौन थे, नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। और इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। तो आपका ये है आपका इम्पोर्टेंट पार्ट। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखिए देखिए मुसलमान जो हैं कुरान शरीफ को ही अपना धर्म हाँ मानते थे और केवल ईशा अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे। हाँ, उनके प्रेम, करुणा, उदारता और आस्था में रहने वाले हर हर व्यक्ति को वो अपनाते थे। और व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो वो उसका आदर सम्मान करते थे। ठीक है, जो सुन्नी वगैरह होते हैं ये सब अपना अपना सब सब कुछ मानते थे, अपना धर्म वो सब मानते थे। ठीक है, ऐसे ही धर्म सिद्धांत और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आते प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम पढ़ने जा रहे हैं समय और इतिहास के काल खंडों पर विचार। ठीक है, देखिए एक एक चीज का परिवर्तन है इसमें कि कब क्या हुआ था, कब क्या हुआ था, एक एक चीज के बारे में आपका इसमें है। ठीक है, अब आपका थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। देखिए हम लोग यहाँ से देखिए चलते हैं। केवल घंटे, दिन और वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं हमको हाँ देखना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से है कि विचार और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों और कालों में भी बांटा जाता है। इसका अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बाँटा है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन जो है, यह देखिए इस विचार पर आधारित है। किस पर है? देखिए यह विभाजन इस विचार पर आधारित है कि ये शासकों का धर्म ही एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। ठीक है, इस काल विभाजन को आज हमें बहुत कम इतिहासकार का ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो आपका ये सब है। देखिए इस साल में आप जो भी इतिहास पढ़ेंगे, हाँ, उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाएगा। ठीक है, इसमें आपको को क्या-क्या पढ़ना है कि कृषि के समाजों का विस्तार कैसे हुआ, क्षेत्रीय और हाँ, साम्राज्यिक राज्यों का उदय कैसे हुआ और ग्रामवासी जो गाँव के लोग हैं, उनके हाँ, की कीमतों में मतलब कैसे वो हुआ। देखिए प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए मध्यकालीन के तुलना में प्रायः आधुनिक काल से ही की जाती है। ठीक है, मध्यकाल का जो तो तुलना है वो आधुनिक काल से किया जाता है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। तो आपका यही आपका इम्पोर्टेंट हाँ, है जो मैं हाइलाइट करती हूँ। ये देखिए आपका कुछ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। बाय।